हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको हम लोग कॉमनली ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। इसको कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। ब्लड कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ जेल, forming a blood clot or mesh through which blood cannot flow. ब्लड एक्चुअली में जब हमारे आर्टरीज और वेन में बह रहा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब कोई डैमेज होता है तो वहाँ पे डैमेज वाली जगह पे वो एक जेल जैसा या क्लॉट बनाता है, जिससे आगे की ब्लड फ्लो नहीं कर सकता है। तो ये ब्लड कोएगुलेशन है। ब्लड लॉस को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि ब्लड अगर निकल जाएगा शरीर से तो मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ों का हमारे शरीर में सर्कुलेशन। और जब ब्लड एक नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से सर्कुलेट करते रहता है तो उस कंडीशन को हीमोस्टैसिस कहते हैं। उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ काम करते रहता है। इस ब्लड क्लॉटिंग को या ब्लड कोएगुलेशन को समझने के लिए उसको 3 सेपरेट और इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस में बांटा गया है। सबसे पहला प्रोसेस है वैस्कुलर स्पैज्म, दूसरा प्रोसेस है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा प्रोसेस है कोएगुलेशन। इसको आगे समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ब्लड में हमारे क्या क्या है? ब्लड प्लाज्मा है यानी लिक्विड वाला पार्ट, उसके बाद उसमें आरबीसीज हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज हैं और उसमें प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स की बड़ी मुख्य भूमिका होती है ब्लड क्लॉटिंग में। तो सबसे पहला प्रोसेस जो इसमें होगा वो है वैस्कुलर स्पैज्म का। ये क्या है? जैसे ही कोई इंजरी होती है हमारे ब्लड वेसल्स में, मान लीजिए कि ये एक ब्लड वेसल है, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। इंजरी हुई तो यहाँ पे डैमेज होता है इसका किनारा और ये ब्लड बाहर निकलने लगता है, इसके साथ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स भी आने लगते हैं बाहर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले इसकी जो दीवारें हैं वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने लगती हैं। तो ये बहुत मिनट तक चल सकता है ये प्रोसेस। यही वैस्कुलर स्पैज्म है। एक्चुअली में ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल का, यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रिक्ट कर गया है, जिसके चलते कि ब्लड अब कम निकल रहा है। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये स्मूथ मसल्स के चलते होता है, जो कि वेसल की दीवारों में स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके चलते ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी को वैस्कुलर स्पैज्म कहते हैं। और इस स्पैज्म के चलते सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि नेक्स्ट प्रोसेस पूरा हो सके, जो कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, वो है कि जब प्लेटलेट यहाँ आ जाते हैं तो ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन केमिकल क्या करता है कि ये जो वैस्कुलर स्पैज्म के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स का, उसको और ज़्यादा कंटिन्यू करने में मदद करता है। तो ये था वैस्कुलर स्पैज्म। अब वैस्कुलर स्पैज्म के बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए ये कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल है, तो ब्लड जब फ्लो करके बाहर निकलने लगता है यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे इंजरी वाले साइड पे। इनिशियल प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड बाय केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम इंजर्ड सेल्स। यहाँ जो इंजर्ड सेल्स हैं उनसे केमिकल निकलता है और ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके एक्टिवेशन का एक और कारण है कि यहाँ पे जो मसल्स हैं, एरियोलर टिश्यूज़ हैं, उनसे कोलाजन निकलता है
और वो कोलाजन के कांटेक्ट में आते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लड के प्लेटलेट्स। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि आ, आगे जो प्लेटलेट्स आ रहे हैं उनको एक्टिवेट करें और उनको अट्रैक्ट कर लें। तो बाउंड प्लेटलेट्स, यहाँ जो प्लेटलेट्स हैं, रिलीज केमिकल्स दैट एक्टिवेट एंड अट्रैक्ट अदर प्लेटलेट्स। दूसरे प्लेटलेट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स जो इधर थे सारे, ये सब इस साइड आना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान एक चेंज होता है प्लेटलेट्स में। वो क्या है? प्लेटलेट्स मूव टुवर्ड्स केमिकल सिग्नल्स, जो ये सिग्नल भेजा तो ये मूव करने लगते हैं एंड बिकम स्पाइक्ड। इसमें देखिए यहाँ पे प्लेटलेट में स्पाइक्स बन गए हैं, तो दे बिकम स्पाइक्ड, दे स्टिक टू ईच अदर। अब एक दूसरे से चिपकने लगते हैं स्पाइक्स की मदद से। एंड बाइंड सो दैट प्लेटलेट प्लग ग्रो इन साइज। अब ये सारे स्पाइक्ड प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकते हुए, एक दूसरे से अटैच होते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं और एक दीवार जैसी बना लेते हैं। इसको प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। तो ये था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब सवाल ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में प्लेटलेट्स जो हैं एक दूसरे से क्यों नहीं चिपकते हैं, प्लेटलेट प्लग में कैसे चिपक जाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो ब्लड वेसल के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उसके चलते ये प्लेटलेट एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल होते रहते हैं। लेकिन जो ये ब्लड वेसल में डैमेज्ड होने के बाद कोलेजन निकलता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसीलिए प्लेटलेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया था प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट है कि अब प्लग तो बन गया, अब कोएगुलेशन कैसे होगा? तो कोएगुलेशन ही सबसे इफ़ेक्टिव प्रोसेस है हीमोस्टेसिस वापस पाने का। मतलब ब्लड में जो स्टेबिलिटी था, जो कि नॉर्मल सर्कुलेशन चल रहा था, उस कंडीशन को वापस लाना ज़रूरी है और उसको पाने का तरीका कोएगुलेशन है। ब्लड कोएगुलेशन एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। इसमें ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं और ब्लड में आप यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ब्लड में दो तरह के कोएगुलेंट्स होते हैं, एक एंटी कोएगुलेंट्स और एक प्रो कोएगुलेंट्स। एंटी कोएगुलेंट्स ब्लड को क्लॉट नहीं करने देते हैं, प्रो कोएगुलेंट्स प्रोमोट करते हैं क्लॉटिंग को। तो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड वेसल के अंदर में एंटी कोएगुलेंट्स डोमिनेट करते हैं और प्रो कोएगुलेंट्स कम रहते हैं संख्या में, वो डोमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन जब इंजरी होगी तो प्रो कोएगुलेंट की एक्टिविटी उस इंजर्ड साइट पे बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एंटी कोएगुलेंट्स वहाँ नहीं है, लेकिन प्रो कोएगुलेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए क्लॉटिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है, वो है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्लॉटिंग का, वो 3 मिनट के अंदर हो जाता है जनरली। जब बहुत सीवियर इंजरी हो तो उस समय में हो सकता है कि ये ज़्यादा टाइम लेगा। कोएगुलेशन का प्रोसेस, कोएगुलेशन कैस्केड के फॉर्म में होता है, सीढ़ीदार होता है, एक के बाद एक। और इसमें बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको कोएगुलेशन फैक्टर्स कहा जाता है। ये फैक्टर्स नेमली रोमन अल्फ़ाबेट्स में इनका नेमिंग किया हुआ है 13 से लेके 1 तक। इसमें बीच में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, वो है 6, और बाकी सारे फैक्टर्स हैं 13 से लेके 1 तक। इसके अलावा एक फैक्टर है PL, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। आप जानते होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर का मेम्ब्रेन है और उसमें प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एक फैक्टर है। इसके अलावा फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फैक्टर 12 को हेगमैन फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं,
10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर, इसी तरह से सबका नाम दिया हुआ है। 9 को क्रिसमस फैक्टर, 7 को स्टेबल फैक्टर, 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 5 को लेबाइल फैक्टर, 4 जो है वो कैल्शियम आयंस हैं, 3 को टिश्यू फैक्टर TF कहते हैं, 2 को प्रोथ्रम्बिन और 1 को फाइब्रिनोजन। तो इन सब के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि कैस्केड में ये कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है और ये कैस्केड कैसे काम करता है। कैस्केड दो तरह का प्रोसेस है, दो भाग में बटा हुआ है। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे सरफेस कांटेक्ट से होता है और एक्सट्रिंसिक बाहर की साइड में जहाँ इंजरी है वहाँ पे होता है। तो ये अंदर की तरफ है सरफेस कांटेक्ट में और ये बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है। जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है तो टिश्यू डैमेज होके एक फैक्टर निकलता है, उसका नाम है फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर। ये फैक्टर 7 एक्टिवेट होके 7A बना लेता है और टिश्यू फैक्टर TF के साथ एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स TF7A। और ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके 10A में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें बस एक ही चीज़ बनी, ये कॉम्प्लेक्स बना और 10 को 10A में एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद इधर इंट्रिंसिक पाथवे में देखिए, इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 है और एक और चीज़ है केमिकल, उसका नाम है प्री कैलिक्रिन। तो ये प्री कैलिक्रिन और 12 जैसे ही वेसल फटेगा वैसे ही सरफेस कांटेक्ट पे आते ही ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव 12A और एक्टिव कैलिक्रिन बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनता है कोलेजन के ऊपर। जो कोलेजन रिलीज हुआ टिश्यू के ब्रेक होने से, एरियोलर टिश्यू के ब्रेक होने से, उसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स बना है। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना 11 को 11A में एक्टिवेट कर देता है। अब 11A 9 को 9A में कन्वर्ट करता है। तो अब ये 9A भी देखिए 10 को 10A में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे भी 10 एक्टिवेट हो रहा है 9A की मदद से। लेकिन 9A अकेले 10 को 10A में कन्वर्ट नहीं करता है। यहाँ पे और भी चीज़ें चाहिए, फैक्टर 8A चाहिए, एक्टिवेटेड फैक्टर 8A, PL चाहिए और कैल्शियम आयन चाहिए। तो 1 2 3 4 ये चारों मिलके फैक्टर 10 को 10A में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 8A बनता है 8 के एक्टिवेशन से ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर 2A। तो ये आपको याद रखना होगा कि कैसे 8A बना ड्यू टू 2A और ये यहाँ पे यूज़ होता है, ये 10 को 10A में कन्वर्ट करता है। तो ये था इंट्रिंसिक पाथवे, ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब आता है कि फैक्टर 10A ही आगे प्रोसीड करता है और ये दोनों तरह से बन रहा है। तो ये एक कॉमन पाथ है जो कि दोनों में लागू है, मतलब ये भी और इसमें भी। तो 10A विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 कैसे बनेगा या एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 कन्वर्ट ये हो जाता है थ्रोम्बिन में। तो ये होता है ड्यू टू फैक्टर 5A, PL, कैल्शियम आयंस एंड 10A। तो इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। 5A, PL, कैल्शियम आयंस और 10A ये पूरा चारों मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देते हैं थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन दो तरह से काम करता है। एक, ये फैक्टर 13 को एक्टिवेट करके 13A बना दिया। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो कि फैक्टर 1 है, इसको एक्टिवेट करता है और इसके मोनोमर्स बनते हैं फाइब्रिन के, इसके इन्फ्लुएंस से। तो फाइब्रिन के मोनोमर्स छोटे छोटे रेशे होते हैं और ये फिर 13A के प्रेजेंस में क्लॉट का पॉलीमर बनाता है। मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, क्रॉस लिंकेज करते हैं और स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बनाते हैं। तो इस तरह से स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये कैस्केड अगर आपने समझ लिया, इसको अपने शब्दों में लिखना बहुत आसान है। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात ये है वो कि कोएगुलेशन फैक्टर सर्कुलेटिंग ब्लड एज इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस, इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस के फॉर्म में ये ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में मौजूद हैं पूरे टाइम, और जब आवश्यकता होती है तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें है, मैंने येलो से अंडरलाइन किया हुआ है टिश्यू फैक्टर, जो टीएफ उसमें आया। टिश्यू फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वहाँ पे, एंड ल्यूकोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें ये प्रेजेंट रहता है, उनके ऊपर टिश्यू फैक्टर। जब भी टीएफ की ज़रूरत होगी यहाँ से आएगा। तो इस तरह से एक चीज़ और है जो कि आपको जानना चाहिए, वो है कि फैक्टर 10A जो बना और उसके आगे का कॉमन पाथवे में ये एंटर किया दोनों साइड से, तो फैक्टर 10A इज़ इमीडिएटली इनहिबिटेड बाय टिश्यू फैक्टर पाथ इनहिबिटर। वहाँ पे एक टिश्यू फैक्टर पाथ इनहिबिटर है TFPI। TFPI क्या करता है कि ज़्यादा 10A नहीं बनने देता है। रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ 10A इज फॉर्म्ड ड्यू टू TFPI। नहीं तो ढेर सारा 10A बनेगा तो ढेर सारा क्लॉट भी बन जाएगा, तो ये चीज़ ये कंट्रोल कर देता है। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इंट्रिंसिक पाथवे, और ये जानना ज़रूरी है कि intrinsic pathway becomes active only when endothelial tissues are damaged। जब अंदर के endothelial tissues, endothelial collagen damage होगा तभी ये एक्टिवेट होता है। तो ये था इंट्रिंसिक पाथवे। अब कॉमन पाथवे में आते हैं। तो कॉमन पाथवे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ वैसा और बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ है कि फैक्टर 10A और फैक्टर 5A ये को फैक्टर्स होते हैं। ये मतलब एक्चुअल फैक्टर्स नहीं है, को फैक्टर्स। को मीन्स असिस्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। फिर है दे फॉर्म PL एंड कैल्शियम आयन। ये जो दो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। दे एक्ट एज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग से याद रखना है। अब आते हैं कि कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ब्लड कोएगुलेशन के बारे में। वो है कि इंट्रिंसिक पाथवे प्लेज माइनर रोल। अगर इंट्रिंसिक पाथवे अच्छा से काम नहीं कर रहा है तब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। ये देखा गया है कि अगर फैक्टर 12 और प्री कैलेक्रिन की डेफिशिएंसी है किसी के ब्लड में तब भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसको नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इंट्रिंसिक पाथवे का माइनर रोल है। फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड्स यानी PL, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोफैक्टर के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा विटामिन K इज़ एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ फैक्टर्स 7, 9 एंड 10। बिना विटामिन K के ये फंक्शन नहीं करेंगे। लास्टली एक चीज़ और है, वो है कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 ये कंबाइंडली ये कोएगुलेशन कैस्केड को मेंटेन करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है टीनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये था कुछ नोटेबल फैक्ट्स कोएगुलेशन के बारे में। अब इसमें एक लास्ट चीज़ बची हुई है, वो है कि फाइब्रिनोलाइसिस क्या है। जब क्लॉट बन गया, ब्लड वेसल हील कर गया, सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लग गया, तब क्या होगा कि जो क्लॉट बना था उसको टूट के वापस बिखरना है, मिल जाना है ब्लड में, और नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया हुआ है, देखिए। प्लाज्मिनोजन TPA के प्रेजेंस में प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और ये प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिस करेगा, क्लॉट को तोड़ देगा। ये फाइब्रिन क्लॉट है।
और ये फाइब्रिन क्लॉट का डिग्रेडेशन करेगा। ये जो प्लेटलेट्स थे ये सब अलग अलग हो जाएंगे और ब्लड में वापस मिल जाएंगे। Reorganization and reabsorption of blood cells is called fibrinolysis। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है, टीपीए क्या है? डैमेज्ड ब्लड वेसल रिलीजेस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टीपीए क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। Plasminogen present in blood plasma due to TPA becomes active plasmin। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिव प्लाज्मिन बनता है टीपीए के चलते, और ये फाइब्रिनोलाइसिस भी समझिए कि इसी से होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स माइग्रेट इनटू द क्लॉट फॉर्मिंग डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच रिपेयर्स द डैमेज। अब है कि जो ब्लड वेसल डैमेज हुआ था, क्लॉटिंग तो हो गई, लेकिन जो डैमेज था वो कैसे ख़त्म होगा? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हील करने में मदद करते हैं और जो वेसल डैमेज हुआ था उसको जोड़ने में मदद करते हैं और एरिया को हील कर देते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इम्पॉर्टेंट हैं। टीपीए टीपीए इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करके फाइब्रिन को डिग्रेड करने में मदद करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड कोआगुलेशन एंड fibrinolysis। Thank you everyone.